हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आप लोगों का सहयोग हमारे साथ बना हुआ है, ऐसे ही हमारे साथ अपना सहयोग बनाए रखें। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला विधि। गणित शिक्षण की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पूर्व कक्षा हमने समस्या समाधान विधि के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, प्रयोगशाला विधि एक प्रकार से कहा जाए तो छात्र के सामने हम उपकरण रखते हैं और छात्र स्वयं उसको सीखता है, उसको देखता है। और एक प्रकार से एक सिद्धांत दिया गया था, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करके सीखना, करो और सीखो। तो ये विधि एक प्रकार से देखा जाए तो करो और सीखो सिद्धांत पर आधारित है। निरीक्षण करो और सीखो, रचनात्मक कार्य करो और सीखो, एक प्रकार से यूं कहा जा सकता है। तो लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो। और निश्चित रूप से शिक्षण में ये जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है, करो और सीखो, क्योंकि जब तक हम कोई कार्य स्वयं नहीं करते हैं तब तक उस कार्य को करना नहीं सीखते हैं। जैसे जनरली हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपको त्रिभुज के बारे में समझा दिया गया कि त्रिभुज ऐसे होता है, इसकी इतनी भुजाएं होती हैं, इतने सिरे जो भी हैं वो सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं, इतने कोण होते हैं। लेकिन जब तक इसका निर्माण करना हम तब तक नहीं सीख पाते हैं जब तक कि हम स्वयं इसको नहीं करते। शिक्षक द्वारा बता दिया जाता है कि इतनी सेमी की ये भुजा लेनी है, इतने डिग्री का कोण इस पे लेना है, इतने डिग्री का कोण इस पे लेना है और एक त्रिभुज का निर्माण होना है, वो कर देते हैं, शिक्षक बता देते हैं। लेकिन जब तक इस कार्य को हम स्वयं नहीं करेंगे, ऐसा करके हम नहीं देखेंगे, तब तक निश्चित रूप से हम इसको बनाना नहीं सीख पाएंगे। एक उदाहरण की सहायता से मैं समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, बता दिया जाता है कि इस प्रकार से साइकिल चलाई जाती है, लेकिन जब तक हम स्वयं उस पर बैठ करके उसको चलाने का प्रयास नहीं करते हैं, बार बार प्रयास नहीं करते हैं, तब तक उस चीज को चलाना नहीं सीख पाते। तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा, कोई भी जो कार्य होगा वो निश्चित रूप से तब ही सीख पाएंगे जब हम स्वयं उस कार्य को करते हैं। तो ऐसी जो ये विधि है, इसमें भी ऐसा ही किया जाता है कि बालक को ज्यादा से ज्यादा स्वयं करने का मौका मिलता है। शिक्षक केवल सहायक मात्र के रूप में रहता है, बाकी जितना भी जो कार्य होगा छात्र स्वयं करता है और उसके पश्चात बालक करना सीख लेता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि इस विधि को कहा जाता है कि निरीक्षण करो और सीखो, या फिर करो और सीखो की विधि भी इसे कहा जाता है। या फिर यूं कहा जा सकता है कि रचनात्मक कार्यों की जो विधि है वो कौन सी होती है, प्रयोगशाला विधि होती है, जिसमें बालक स्वयं कार्य करता है और फिर उसके पश्चात सीखता है। तो यूं कहा जा सकता है कि ये जो विधि है वो कैसी है, रचनात्मक कार्यों की विधि है। कैसी है, रचनात्मक कार्यों की विधि है, क्योंकि बालक क्या करता है, इसमें स्वयं प्रयास करता है और उसके पश्चात सीखता है। निश्चित रूप से गणित की अगर हम बात करें तो जो रेखा गणित से रिलेटेड जितनी भी जो क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी, आप चाहे पाइथागोरस की बात करें या अन्य जो गतिविधियां उनकी बात करें, तो निश्चित रूप से ये जो विधि है उसका उपयोग सबसे ज्यादा कहां होता है, रेखा गणित में होता है। कहां होता है, रेखा गणित में होता है, क्योंकि क्रियात्मक कार्य किसमें है, ज्यादा से ज्यादा गणित की अगर हम बात करें तो उसमें रेखा गणित में ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक कार्य होते हैं और वहां पर हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है और अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता होती है। बालक उन उपकरणों की सहायता से लगातार सीखता रहता है। जहां पर कमियां रहती हैं, त्रुटियां रहती हैं, शिक्षक वहां पर सुधार करवा देता है निर्देशन के माध्यम से, बाकी छात्र स्वयं ही कार्य करता रहता है और समस्याओं का समाधान करना सीख लेता है। मान लीजिए छात्र को बनाना सिखा रहे हैं हम कि एक आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है, शिक्षक ने उसको बनाना बता दिया, अब छात्र स्वयं उसको बनाना सीख रहा है, अलग अलग कोणों का मान रखना सीख रहा है, अलग अलग भुजाओं का मापन करना वो सीख रहा है। तो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और बालक उपकरणों की सहायता से वो धीरे धीरे ऐसा करना सीख लेता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला विधि। तो निश्चित रूप से ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, किसके माध्यम से, बालक की दृष्टि से, क्योंकि बालक एक प्रकार से यूं कहा जा सकता है कि ये विधि पूरी तरह से बालक केंद्रित विधि है। बालक स्वयं ही सारी गतिविधियां इसमें करता है, शिक्षक का केवल एकमात्र निर्देशन का कार्य होता है, बाकी जितना भी जो कार्य होगा वो किसका होगा, छात्र का होगा, शिक्षक का इसमें कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस विधि के हम देख लेते हैं गुण क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रयोगशाला विधि के गुण, और गुणों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही पहला महत्वपूर्ण गुण कौन सा है वो देखिएगा, यह विधि बालकों में
रोचकता लाती है, बालकों में रोचकता लाती है। क्यों लाती है? या बालक की रुचि इस विषय में बन जाती है क्योंकि बालक स्वयं कार्य कर रहा है और किसके माध्यम से कर रहा है? प्रयोगों के माध्यम से। तो निश्चित रूप से बालक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है कि आगे क्या घटित होने वाला है, या आगे किस प्रकार की क्या संरचना बनेगी, जो मैं बना रहा हूँ वो वैसी बन रही है ना नहीं बन रही है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो निश्चित रूप से बालक की रुचि इस विषय में बन जाती है। तो यूं कहा जा सकता है कि इस विधि के माध्यम से अगर हम शिक्षण कार्य करवाते हैं गणित विषय का, तो गणित में बालकों की रुचि विकसित हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि यह विधि बालकों में क्या लाती है? रोचकता लाती है, यानी गणित विषय के प्रति रोचकता छात्रों में बन जाती है। दूसरा देखते हैं, इससे प्राप्त ज्ञान कैसा रहता है? स्थायी। प्राप्त ज्ञान कैसा होगा? स्थायी होगा। क्यों होगा स्थायी? क्योंकि बालक स्वयं उसको हल कर रहा है, बालक बार बार प्रयास करके सीख रहा है, जिसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कैसा हो जाता है? स्थायी। ये हमने कई बार कहा भी है कि जो कार्य हम स्वयं करते हैं वो लंबी अवधि तक हमें याद रहने वाला होता है। नंबर 3 देखते हैं, इस विधि से बालकों में सृजन, तर्क, अनुशासन, निर्णय, स्वमूल्यांकन जैसी क्षमताओं का विकास होता है। यानी बालक जो है उनमें निश्चित रूप से सृजन करने का मतलब कार्य करने की क्षमता है। जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, तर्क वो करता है। छात्र लगातार अनुशासित रहते हुए कार्य करता रहता है। फिर निर्णय क्यों? क्योंकि छात्र को यह लगता है कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है, वो स्वयं निर्णय लेता है और स्वयं ही क्या करता है? उसका मूल्यांकन भी करता है। तो निश्चित रूप से ये जो क्षमताएं हैं छात्रों में विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट है, इस विधि से अध्ययन करवाने पर गृह कार्य की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गृह कार्य हमने कहा दिया, बालक को उसी समय दे दिया है जब बालक समस्या का समाधान कर रहा है। वो बालक के लिए एक प्रकार से क्या है? गृह कार्य ही है। इसलिए बालक को आवश्यकता ही नहीं है गृह कार्य देने की, क्योंकि नियमित रूप से वो कैसा बना रहता है? अनुशासित बना रहता है और अपना कार्य जारी रखता है। इसलिए बालक को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5, इस विधि से उच्च स्तरीय कक्षाओं को अध्ययन
सरलता से कराया जा सकता है। इस विधि से उच्च स्तरीय जो कक्षाएं हैं उनको अध्ययन सरलता से करवाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाएं ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती हैं तब तक कठिनाई स्तर भी क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। और उस कठिनाई स्तर को सरल बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रयोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए यह कहा गया है कि इस विधि के माध्यम से जो उच्च स्तरीय कक्षाओं में जैसे जैसे कठिनाई स्तर बढ़ता है वैसे ही हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग के माध्यम से छात्र उस चीज को कैसा बना लेता है, सरल बना लेता है। जो चीज हम सिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि बालक को विलियन के बारे में बताएं कि विलियन क्या होता है, एक हम उसी चीज को, विलियन को एक बता रहे हैं और उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग करके छात्रों को बता देते हैं कि आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें चीनी आपको डालनी है और फिर उसको घोल देना है, क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है। तो उसी चीज को छात्र स्वयं करके देखता है तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, वो स्थायी हो जाता है। और उच्च स्तरीय कक्षाओं में जितनी भी जो समस्याएं आती हैं उनका कठिनाई स्तर ज्यादा होता है, और उन कठिनाई स्तरों को कम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अपने को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए भी क्या कर देती है, ये जो विधि है वो प्रकरणों को कैसे बना देती है, सरल बना देती है। ठीक है, तो अब इसके हम क्या देख लेते हैं, गुण इसके हो चुके हैं, 5 गुण हो गए। अब इसके दोष देखते हैं। दोष देख लेते हैं, कौन कौन से दोष इस विधि के अंतर्गत हैं वो भी देखेंगे। तो पहला दोष, सबसे बड़ी जो समस्या इस विधि के अंतर्गत आती है वो ये आती है कि प्रत्येक जो विद्यालय है उन विद्यालयों में क्या नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है, निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है बालकों के सामने, हम पढ़ाना बालकों को चाहते हैं इस विधि के माध्यम से, लेकिन किसकी आवश्यकता होती है, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, अध्यापकों की आवश्यकता होती है, अनेक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनका अभाव विद्यालयों में होता है, जिसके कारण से इस विधि का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता। तो चलो पहला ही देखते हैं, इस विधि में इस विधि से अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, जिनका अधिकांश विद्यालयों में अभाव होता है। तो निश्चित रूप से इस विधि के माध्यम से पढ़ाना संभव नहीं है। नंबर 2, अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जिनका अभाव होता है। ठीक है, यानी प्रयोगशाला का भी अभाव होगा और अनुभवी अध्यापकों की भी आवश्यकता होगी, जिनका भी क्या रहता है, विद्यालय में अभाव होता है। नंबर 3, यह विधि समय एवं धन की दृष्टि से अधिक खर्चीली है। अधिक खर्चीली है, क्यों है खर्चीली?
क्योंकि हमें लैब की आवश्यकता अध्यापकों की होगी, अनेक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, और अनेक बार क्या हो जाता है उपकरण टूट भी जाते हैं तो उनका भी बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। और बालक क्या करता है, अपने आधार पर लगातार प्रयोग करता रहता है। कई बार ऐसे प्रयोग भी हो जाते हैं जिनको बार बार करने पर भी परिणाम तक नहीं पहुंच पाता है, तो निश्चित रूप से उसको बालक क्या लग जाता है, अधिक समय लग जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस विधि में क्या होता है, यह विधि अधिक समय और अधिक धन वाली होती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि समय भी इस विधि के माध्यम से ज्यादा लगता है और धन खर्च भी अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह विधि निम्न स्तरीय कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। निम्न स्तरीय कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है उपयोगी? क्योंकि बालक को प्रयोग करना होता है और निम्न स्तरीय कक्षाओं के जो बालक हैं वो प्रयोग करना नहीं जानते हैं, इसलिए, और समस्या का समाधान इस विधि के माध्यम से वो करना नहीं जानते हैं, इसलिए ये ज्यादा विधि उपयोगी उन बालकों के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे निश्चित समयावधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि समय क्या लगता है, अधिक लगता है। बालक एक प्रयोग करके देखेगा, फिर बालक का जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक बालक दूसरा प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसे बहुत ज्यादा समय लग जाता है और पाठ्यक्रम अपना कैसा रह जाता है, एक निश्चित समयावधि जो अपन ने बना रखी है, एक बोर्ड ने बना रखी है, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इस विधि से सभी प्रकरणों का अध्ययन संभव नहीं है। यानी ये जो विधि है इसके माध्यम से, चलो जो प्रकरण प्रयोग वाले होते हैं उनका तो इसके माध्यम से अध्ययन करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रकरण जिसका प्रयोग ही नहीं हो, जिसका प्रयोग के लिए या फिर इस विधि के माध्यम से उपयोगी नहीं हो, उनका अध्ययन हम किस प्रकार से कर पाएंगे? तो यूं कहा जा सकता है कि सभी जो प्रकरण होते हैं उनका अध्ययन इस विधि के माध्यम से संभव नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपकी जो विधि है प्रयोगशाला विधि, वो पूर्ण होती है जिसमें बालक स्वयं निरीक्षण करता है और निरीक्षण करके बालक क्या करता है, सीखता है, या फिर बालक स्वयं प्रयोग करता है और प्रयोग करके सीखता है। तो इस विधि के बारे में हमने देखा, इसके दोष के बारे में, इसके गुणों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो ये दूसरी जो विधि आपकी है प्रयोगशाला विधि, यह भी आपकी पूर्ण होती है। धन्यवाद।